जबलपुर लोकनीति के साथ आज समर्थ भैया जी सरकार हैं। लंबे समय से अन्न का त्याग करने के बाद कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ा, अस्वस्थता रही, वापस हमारे साथ हैं और नर्मदा गौ संरक्षण को लेके जो काम कर रहे हैं उसे लेके एक लंबी रणनीति तैयार की गई है। हम आज इनसे इनके अगले कदम और आने वाले सत्याग्रह को बढ़ाने के किस तरह के काम होंगे उस पर चर्चा करेंगे। नर्मदा गौ सत्याग्रह को लेके आपका अगला कदम क्या है? सत्याग्रह ये समर्पित माँ नर्मदा के जीवन क्षेत्र के लिए समर्पित है। ये बेसहारा गौवंश के लिए समर्पित है। सत्याग्रह में धीरे धीरे जो है जनमानस इसमें शामिल हो रहा है। अभी लगातार नर्मदा भक्त प्रेमी जन जागरण कर रहे हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं, संपूर्ण नर्मदा के पथ पर कर रहे हैं। हमारा सत्याग्रह का जो उद्देश्य है वो सत्याग्रह का मूल उद्देश्य यही है कि अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से माँ नर्मदा का जीवन क्षेत्र, जिसे हम जल संग्रहण क्षेत्र, हरित क्षेत्र बोलते हैं, वो धीरे धीरे तीव्रता से खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण माँ नर्मदा गुप्त हो रही है और हमारा जीवन क्षेत्र विलुप्त हो रहा है। धर्म, संविधान, उच्च न्यायपालिकाओं के आदेशों के विरुद्ध, शासन की नीतियों के विरुद्ध तथाकथित दबंग पूंजीपति माफिया लगातार दिन रात जो है उस जीवन क्षेत्र को जो है वो खत्म करते जा रहे हैं। और हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि माँ नर्मदा की उस जीवन क्षेत्र को, जो जल संग्रहण क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, उसे बचाना है, उसे संरक्षित करना है। 300 मीटर HFL कानून को लेके आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस कानून को लागू करने में प्रशासन कहाँ फेल हो रहा है, और अगर ये लागू होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? माँ नर्मदा का जीवन क्षेत्र है जिसे उच्च न्यायालय ने HFL से अधिकतम जल राशि बाढ़ स्तर की जो आती है वो HFL से तट से 300 मीटर पर प्रतिबंधित किया गया है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई निर्माण, कोई अतिक्रमण, कोई खुदाई नहीं हो सकती है। इसके पीछे ये है कि माँ नर्मदा का जो अभ्यारण्य है या हरित क्षेत्र है वो वास्तविक में माँ नर्मदा का प्राण क्षेत्र है, हमारा जीवन क्षेत्र है, जिस पर ये अथाह जल राशि जिसे हम तटों पर खड़े होकर देख रहे हैं भक्त प्रेमी, ये कहीं ना कहीं उस जल संग्रहण क्षेत्र, वो हरित क्षेत्र के कारण है। कारण माँ नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है, जो जीवन क्षेत्र हमारा है, वो ये हरित क्षेत्र है और लगातार हरित क्षेत्र कम हो रहा है, जल संग्रहण क्षेत्र सिमटता जा रहा है। आज अमरकंटक से डिंडोरी तक 100 किलोमीटर में और संपूर्ण नर्मदा पथ के अनेक स्थलों पर जहां ये बांध नहीं है, बांधों के कारण हमें जल दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां बांध नहीं है वहां पर नर्मदा की वो जल धारा, जो हमारी जीवन धारा है, वो गुप्त हो रही है, वो खंडित हो रही है। यदि ये उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं और शासन के नीति है और ये कानून भी है कि किसी भी स्थिति में उस हरित क्षेत्र को, जल संग्रहण क्षेत्र को, वो 300 मीटर तक कम से कम वहाँ किसी प्रकार का कोई निर्माण, कोई अतिक्रमण, कोई खुदाई ना हो, कारण वो जलीय संरचना है। वो जल संरचना जो है वो जल संग्रहण क्षेत्र करती है। वो जल संग्रहण क्षेत्र पर यदि ऐसे अतिक्रमण होता रहा तो निश्चित रूप से जो है आने वाले कुछ समय में जो है हम नर्मदा को गुप्त होते हुए भी देखेंगे और आज अमरकंटक और डिंडोरी के बीच में ये दिखाई देने लगा है। यदि ये संरक्षित होता है, जो सत्याग्रह का मूल हमारा उद्देश्य है कि माँ नर्मदा के हरित क्षेत्र को, जल संग्रहण क्षेत्र को उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत और शासन की जो नीतियां हैं, हम तो उन्हीं का पालन कराने के लिए बोल रहे हैं कि प्राकृतिक जल संरचनाओं को मिटाकर किसी भी प्रकार का जो निर्माण या अतिक्रमण या खुदाई हो रही है वो तत्काल प्रतिबंधित किया जाए और इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाए। कारण ये नर्मदा का प्राण क्षेत्र है, हमारा जीवन क्षेत्र है।
और ये सत्याग्रह का मूल भी उद्देश्य है कि किसी भी हद पर वहाँ निर्माण और अतिक्रमण बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। आपकी मांगों में एक मांग ये भी है कि नर्मदा को जीवंत इकाई का दर्जा मिले, इसके पीछे क्या तर्क है? जैसे एक बड़ी विडंबना है कि हमारे भारतीय हिंदू समाज में हम नदियों को माँ कहते हैं और माँ के रूप में पूजते हैं। एक माँ तो जन्म देती है, लेकिन दूसरी माँ ने हमें जीवन दिया है। ये हमारी जीवनदायिनी है, जिसे हम नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। आज शासन प्रशासन और राज्य और केंद्र सरकारें हमें जीवित मानती है, और एक जीवित व्यक्ति के साथ यदि कोई छेड़खानी करेगा तो उस पर अपराध बनता है और उसको सजा मिलती है। लेकिन जो करोड़ों को जिंदगी दे रही है, उसको जीवित जो है राज्य और केंद्र सरकारें नहीं मानती है। हमारा इसमें जीवित इकाई का दर्जा मिलने से माँ नर्मदा को यहाँ जो दबंग पूंजीपति माफिया जो धर्म संविधान और शासन की नीतियों के विरुद्ध जो लगातार अतिक्रमण निर्माण खनन कर रहे हैं, उन पर अंकुश होगा। ठीक वैसे ही कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई छेड़खानी करता है तो वो अपराध कायम होता है, और जीवंत इकाई का दर्जा मिलने के बाद जो नर्मदा के पथ पर ये छेड़खानी आज चल रही है, वो पूर्णतः बंद हो जाएगी। उन दबंग पूंजीपति माफियों को एक भय का वातावरण उनके अंदर बनेगा कि यदि हम नर्मदा के तटीय क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार का गलत कृत्य करेंगे या धर्म संविधान और शासन प्रशासन के नीतियों के विरुद्ध यदि कोई कार्य होगा तो उन पर अपराध कायम होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक जीवित व्यक्ति पर कोई हमला करता है, छेड़खानी करता है, तो उस पर अपराध कायम होता है, सजा मिलती है, वैसे ही नर्मदा के जीवंत इकाई का दर्जा मिलने के बाद उन दबंग पूंजीपति माफियों को जो लगातार दिन रात अतिक्रमण निर्माण और गलत कृत्य कर रहे हैं, उन पर सजा होगी, अपराध कायम होंगे और नर्मदा का तटीय क्षेत्र जो है वो संरक्षित होगा। एक मांग आपके साथ ये सत्याग्रह के साथ चल रही, पर आपके पूरे सत्याग्रह को एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक विशेष स्थान को लेके आपका विरोध है, जिसको लेके आप अनशन पे हैं। इसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं, ये पूरा समाज जानता है कि 14 वर्षों से जो है हम प्रकृति का संरक्षण, माँ नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन पर हम कार्य कर रहे हैं। हम किसी भी धर्म, जाति, पंथ और संप्रदाय के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अभिव्यक्तियाँ हमने कभी टीका टिप्पणी नहीं की है। ये वो लोग हैं जो नर्मदा के तटीय क्षेत्रों पर जो धर्म के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, न्यायपालिकाओं के आदेश के विरुद्ध, जो निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर जो है ये नर्मदा के उस हरित क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र पर लगातार जो अतिक्रमण किए हुए हैं या जो निर्माण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, होटल्स और धर्म सेवा के नाम पर जो है कहीं ना कहीं वो एक व्यापार और धंधा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने गलत कृत्यों को छिपाने के लिए वो दबंग पूंजीपति या माफिया जो शासन और उसकी नीति के विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं, वो समाज में एक भ्रांतियां फैला रहे हैं। हमारा नर्मदा के पथ पर किसी भी पंथ और समुदाय से किसी भी प्रकार की हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो माँ नर्मदा के पथ का संरक्षण और संवर्धन के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, और ये शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन 14 वर्षों से चल रहा है। और हम प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति उपासक हैं। हम तो हर एक धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और इसमें किसी प्रकार का कोई वो संदेह नहीं है। ये तथाकथित वो चंद स्वार्थी लोग हैं जो समाज का वातावरण दूषित भी करते हैं और समाज को भ्रमित भी करते हैं। सत्य को, प्रामाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समूचा समाज जानता है कि हमने माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन पर या उस धर्म, धरा और धेनु के संरक्षण संवर्धन पर ही हमारा दिन रात का चिंतन रहा है, हमारी दिन रात की सेवाएं रही हैं।
प्रशासन आपको क्या लगता है किन चीज़ों को लेकर लापरवाही बरत रहा है या संधि नहीं कर पा रहा है? कुछ ऐसे काम जो जनमत संरक्षण को लेकर किए जाना चाहिए थे। आपको प्रशासन का क्या सुझाव हैं आपके मुख्य, जिससे प्रशासन को काम करने में सरलता हो और ये वृहद जो आपका अनशन है ये सार्थक परिणाम तक पहुँचे? शासन प्रशासन से हमारी एक ही मांग रही है, जो शासन और प्रशासन की नीति है, जो शासन प्रशासन के दिशा निर्देश है, शासन प्रशासन खुद ही अपनी नीति दिशा निर्देशों का आज पालन करने में असमर्थता प्रकट कर रहा है। शासन प्रशासन की एक बड़ी विडंबना आज हम देख रहे हैं कि जो संविधान कह रहा है, जो उच्च न्यायपालिका के दिशा निर्देश हैं, जो आदेश हैं, आज हम सिर्फ इतना ही है कि शासन अपनी नीतियों का पालन करे, शासन प्रशासन अपने दिशा निर्देशों का पालन करे, शासन उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करे। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज प्रशासन जो है दबंग पूंजीपतियों का, माफियों का प्रभाव क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जो कि बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और इतने बड़े जो विषय हैं आज, जो लाखों करोड़ों को जीवन देने वाली है, आज नर्मदा के पथ पर शासन और प्रशासन अपनी नीति और नियमों का पालन नहीं करा पा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हम सिर्फ यही अपेक्षा करते हैं कि जो संविधान कहता है, जो उच्च न्यायपालिका के दिशा निर्देश हैं, आदेश हैं, जो शासन की नीतियां हैं, प्रशासन उसका पालन करे और जीवनदायिनी का संरक्षण और संवर्धन करे। यही हमारी प्रशासन से रही है कि वो अपने आदेशों का तो पालन करे, वो अपने नीति और दिशा निर्देशों का तो पालन करे जो स्पष्ट है। करीब 60 दिन से ज़्यादा हो गया आपको अनशन करते हुए, बिना अन्न के आप रह रहे हैं। ये शक्ति आपको कहाँ से आती है? ये हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व सब माँ है। और कहते हैं माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ शक्ति का आधार भी है। और माँ नर्मदा जो आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में माँ नर्मदा का जो जल है उसे सब मानते हैं, और वो दुनिया का सबसे असाधारण जल है। जिस जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये सत्याग्रह है, जिस जल के शुद्धिकरण के लिए ये सत्याग्रह है और हमारा जीवन समर्पित है उस जीवनदायिनी के लिए, ये सब माँ की शक्ति का ही ये प्रभाव है कि आज 62 दिनों से जो है हम बिना आहार फलाहार के जो है हम आप लोग से भी बात कर रहे हैं और भक्त प्रेमियों से भी संवाद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वो माँ की शक्ति और माँ नर्मदा के जल की महिमा और महत्व ही है कि किसी ने कहा है कि जल ही जीवन है, और मुझे लगता है माँ ने वो सौभाग्य हमें दिया है कि जल ही जीवन है। इसको चरितार्थ भी जो है वो समाज के रूप में धीरे धीरे समाज देख रहा है कि ये चरितार्थ के रूप में ये हो रहा है। आपका कहना है प्रशासन चीज़ों को लागू नहीं कर पा रहा है, जो नियम और कानून बने हैं वो सही तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे। अगले चरण में क्या है, क्योंकि प्रशासन तो नहीं सुन रहा है, पर अब अगला चरण आपका सत्याग्रह का क्या है? वो अब 3 दिनों से हम हॉस्पिटल में, अस्पताल में जो है वो रहे। थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भक्त प्रेमियों के आग्रह पर और वहाँ एडमिट परिवार ने किया। आज हम यही चिंतन और आपके माध्यम से संदेश भी हम लोकनीति के माध्यम से देना चाहते हैं कि अब प्रतीक्षा नहीं, अब तो ये नर्मदा पुत्र और भक्त प्रेमी प्रतिज्ञा करें। हम अपने जीवन क्षेत्र को, धर्म क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए अब हम सत्याग्रह को, जो आंदोलन है उसको हम तीव्र करेंगे। कारण 62 दिनों में शासन प्रशासन की जो उदासीनता देख रहे हैं
और शासन प्रशासन का जो मौन देख रहे हैं, जवाबदार जिम्मेदारों का इन विषयों से विमुख होना हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन क्षेत्र के लिए, अपनी जीवन रक्षा के लिए, हम नर्मदा बचाओ नहीं, हम तो जीवन बचाओ की बात कर रहे हैं। हम नर्मदा की रक्षा के लिए नहीं, हम जीवन रक्षा के लिए निकले हैं। और कहीं ना कहीं जीवनदायिनी को संरक्षित करने के लिए आने वाले समय में आंदोलन और तीव्र होगा। नर्मदा के संपूर्ण पथ पर जो है नर्मदा भक्त प्रेमी अपनी यशोदा जो पालने वाली है, हमें जीवन देने वाली है, उसके लिए जो है हम सब खड़े होंगे और नर्मदा भक्त प्रेमी जो है आंदोलन को तीव्र करेंगे। आपके आंदोलन में एक शब्द जुड़ा है गौ संरक्षण को लेके बातें बहुत हो रही हैं पर कुछ दिख नहीं रहा धरातल पे, इसे लेकर क्या कहेंगे? बड़ी विडंबना है। एक तरफ माँ नर्मदा हमें अमरकंटक से डिंडोरी के बीच में और नर्मदा के कई पथों पर गुप्त होती नज़र आ रही है। जहाँ एक तरफ माँ नर्मदा का जल संग्रहण हरित क्षेत्र घटता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा गौवंश है, जो धर्म संस्कृति का मेरुदंड है, और प्रदेश के अंदर लाखों बेसहारा गौवंश जो है वो आज सड़कों पर है और वो खुले आसमान के नीचे है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की और राज्य सरकार की नीति और योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है बेसहारा गौवंश का संरक्षण और संवर्धन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये सत्याग्रह उस माँ के लिए भी समर्पित है। एक माँ तो हमारे जीवन क्षेत्र है, दूसरी माँ से हमारा धर्म क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, और बेसहारा गौवंश के लिए समग्र नीति को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए भी हम राज्य सरकार से, शासन प्रशासन से जो है हम बारंबार जो है वो अवगत भी कराते रहे हैं, और इन विचारों को और मांगों को हम रखते भी गए हैं कि जमीनी स्तर पर योजनाएं जो हैं दिखाई नहीं दे रही हैं। राज्य सरकार का योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर लागू ना होने के कारण गौवंश की स्थिति हो या माँ नर्मदा के तटीय क्षेत्र की स्थिति हो, वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाना होगा। कहीं ना कहीं जो हमारे नीति हैं, कानून हैं, उनका पालन ना होने के कारण आज ये भयावह स्थिति नर्मदा के तटीय क्षेत्रों पर है, और हमारा जो गौवंश की प्रजातियां हैं वो तो बहुत सारी विलुप्त भी हो गई। अब जो गौवंश बचा हुआ है उसको संरक्षित करने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता है, और वो नीति जमीनी स्तर पर लागू हो, इसका सत्याग्रह में भक्त प्रेमी मांग कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ समर्थ भैया जी सरकार, जो करीब 60 दिन से बिना अन्न के सत्याग्रह में हैं। इनकी बातों से लगता है कि प्रशासन को जागना बहुत ज़रूरी है और समय रहते जागना ज़रूरी है, वरना वो उदाहरण है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह की चीज़ों को लेकर प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश के बड़े मंत्री और जो नर्मदा संरक्षण के लिए बोले जाते हैं कि नर्मदा संरक्षण का काम करते हैं, इन सभी को ध्यान देना होगा। अपने साथी तरुण मिश्र और मुकेश झा के साथ मैं मयंक तिवारी, लोकनीति जबलपुर से।